बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्रॉम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस टॉपिक में हम सेकंड चैप्टर के 2.6 से ऑनवर्ड प्रॉब्लम जो हैं वो डिस्कस करेंगे। 2.6 प्रॉब्लम में कहता है कि गिवन दैट ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, देन फाइंड करें मैग्नीट्यूड एंड एंगल। यहाँ पर जो एंगल है वो डायरेक्शन के लिए है ऑफ ए पार्ट में कह रहा है कि ए प्लस बी करेंगे तो देन हमें सी वेक्टर मिलेगा। तो उस सी वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन मालूम करनी है। यहाँ पर जो एंगल है दोबारा से सुन लें, डायरेक्शन के लिए उसने इस्तेमाल किया है। और जो बी पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करें और बी वेक्टर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। फिर जब 3 ए का जो आंसर होगा उसमें से 2 बी के आंसर को माइनस करें तो देन हमें एक वेक्टर मिलेगा, वो डी वेक्टर होगा। और उस डी वेक्टर की भी हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, मतलब एंगल बताना है। गिवन डाटा, एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर बी गिवन है। टू फाइंड मालूम क्या करना है हमने, ए पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ सी, डायरेक्शन ऑफ सी, θ1 का नाम दे देते हैं उसको। उसके बाद बी पार्ट में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डी, डायरेक्शन ऑफ डी, और उसको हम θ2 भी कह देते हैं। सॉल्यूशन में एज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए की वैल्यू लगाई प्लस बी की वैल्यू लगाई। आई वाले में प्लस माइनस हो जाएंगे, जे वाले में प्लस माइनस हो जाएंगे। 2i प्लस 3j 3i 5i हो जाएगा। 3j माइनस 4j माइनस जे आ जाएगा। सी वेक्टर बन गया। इसकी अब हम मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। आई वाले का स्केयर, दरमियान में हमेशा प्लस आएगा, जे वाले का स्केयर, जे के साथ 1 है तो -1 का स्केयर आ जाएगा। -1 का स्केयर 1 होता है और 5 का स्केयर 25 होता है। 25 प्लस 1 26 और ऊपर जज़र आ जाएगा। 26 का जज़र ओपन करेंगे तो सी की जो मैग्नीट्यूड है वो 5.1 आ जाएगी। उसके बाद इसकी डायरेक्शन मालूम करेंगे। तो अगर आप गौर करें, ये जो हमें सी वेक्टर मिला, सी इज इक्वल टू 5i माइनस जे, यहाँ पर जो i है वो x के अलॉन्ग होता है, यूनिट वेक्टर है। अब i के साथ जो है वो 5 है, इसका मतलब x के अलॉन्ग पॉजिटिव x के अलॉन्ग 5 है। और यहाँ पर j जो है वो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में y है। तो जो हमारा रिजल्टेंट है फिर वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब x पॉजिटिव हो और y वाला नेगेटिव हो तो रिजल्टेंट जो है, वेक्टर जो है, वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। और 4th क्वाड्रेंट में जब वेक्टर लाई कर रहा होता है तो थीटा मालूम करने के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू 360 में से हम 5 को माइनस कर देते हैं। ये हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था। उसमें सारे रूल्स हमने देखे थे कि यहाँ पर जब रिजल्टेंट लाई करेगा देन थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पर लाई करेगा देन थीटा किसके बराबर होगा। और अगर इस वाले क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई करेगा तो तब थीटा किसके बराबर होगा। तो अब अगर हमने देखा कि इस वाले सवाल में ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसके लिए थीटा निकालने का फार्मूला होगा ये, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5। अब फाई जो है उसको मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो tan इनवर्स है, और ऊपर y वाला कंपोनेंट, नीचे x वाला कंपोनेंट आ जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस tan इनवर्स आर वाई जो है वो आपने देखा 1 के बराबर है। इस सी वाले में यहाँ पर 1 है, वो 1 आ गया, और x वाला जो है वो 5 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1/5 जो है वो 11 डिग्री के बराबर है।
तो थीटा 1 इज़ इक्वल टू 360 माइनस 11, तो थीटा 1 जो आ जाएगा 349 डिग्री। उसके बाद बी पार्ट है, डी इज़ इक्वल टू 3a 2b, 3 लिखा, उसके बाद a वेक्टर है माइनस 2 b वेक्टर है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 6i प्लस 9j माइनस 2 को 3i से मल्टीप्लाई किया तो 6i आ गया, और माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 8j आ जाएगा। हमने देखा कि 6i प्लस 6i माइनस 6i कैंसिल, और 9j 8j 17j हो गया। अब यहाँ पर जो i वाला कंपोनेंट है वो 0 है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे i वाले कंपोनेंट की स्क्वायर, जो i वाले के साथ वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, j वाले के साथ जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर लेंगे 0 होता है, 17 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से ख़त्म, तो d की जो मैग्नीट्यूड है d वेक्टर की वो 17 आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो जो d वेक्टर बना वो 0i प्लस 17j आ रहा है। अब i वाला जो कंपोनेंट है वो 0 है। अब अगर आप गौर करें तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो सिर्फ लाई कर रहा है ऑन दी वाई एक्सिस पर, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो क्योंकि जो हमारे पास रिज़ल्ट आया वो उसकी सिर्फ वैल्यू वाई पे है, तो वाई के अलॉन्ग है तो एक्स 0 है, इसका मतलब है यहाँ पर फिर एंगल जो बनेगा वो 90 का होगा, तो थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b। दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, एक वेक्टर a है 5i प्लस j और b वेक्टर है 2i प्लस 4j। आपने एंगल मालूम करना है इन दोनों के दरमियान। गिवन डाटा a वेक्टर है और b वेक्टर है, मालूम क्या करना है, टू फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, थीटा इसका नाम रख लेते हैं एंगल का। सॉल्यूशन में एज वी नो दैट, हम जानते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हमने स्केलर प्रोडक्ट में फार्मूला पढ़ा था। यहाँ पर हमने एंगल मालूम करना है, तो कॉस थीटा यहाँ रहेगा, ये जो a वेक्टर और b वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। अब हम बारी बारी a डॉट b मालूम कर लेते हैं, उसके बाद a की मैग्नीट्यूड और b की मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। पहले हम a डॉट b मालूम करते हैं, तो a वेक्टर लिखेंगे डॉट, या आपने डॉट लगाना नहीं भूलना क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और ये b वेक्टर ले लेंगे। अब सिंपल जैसे आप ज़रब करते हैं, इसको पकड़ेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। 5i को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 10 आ गया, और i डॉट i। उसके बाद जब आपने 5 को मल्टीप्लाई किया 4 वाले के साथ तो 20 आ गया, i डॉट j आ जाएगा ये। अब इसकी बारी आ गई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 जो j डॉट i, और j को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 j डॉट j। अब आपको पता है i डॉट j 0 के बराबर होता है और j डॉट i भी 0 के बराबर होता है, तो ये दोनों टर्म ख़त्म हो जाएंगी, बचेगा क्या, i डॉट i 1 होता है, इसकी जगह 1 आ गया और 10 साथ एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर 4 ऐसे ही आ गया, और i डॉट i 1 के बराबर होता है, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था। उसके बाद 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, ए वेक्टर पॉइंट बी वेक्टर इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो डॉट है, ये हमने लगाना नहीं भूलना। उसके बाद हम ए की मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम की, मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला आपको आता है, ए की मैग्नीट्यूड आ गई। उसके बाद अब बी की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, तो मैग्नीट्यूड जब हमने बी की मालूम की तो वो आ जाएगी 20 का जैसर।
अब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी निकाला हमने तो वो 14 है, ए की मैग्नीट्यूड 26 का अंडर रूट है और बी की जो मैग्नीट्यूड है वो 20 अंडर रूट है। ऊपर आ गया 14, 26 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 520 जजर। जब हम 520 का जजर लेंगे तो वो 22.8 आ जाएगा और जब 14 को हम डिवाइड करेंगे 22.8 पे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.614। अब हमने काज वो थीटा मालूम करना है तो काज इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, काज इन्वर्स। तो 0.614 का जब हम काज इन्वर्स लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री आ जाएगा। तो यही हमने मालूम करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन। आपने काम मालूम करना है व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। कहता है जब लगने वाली जो फोर्स है, एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर वो इस्तेमाल कर रहा है अप्लाई का। तो फोर्स जो है वो 3I + 2J है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट, और वो लग रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब गिवन डाटा में फोर्स गिवन है, फोर्स को F से डिनोट करेंगे तो 3I + 2J आ जाएगा। और यहाँ पर जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट 2I है, 2 - 1 है। तो अगर आप गौर करें 2 जो है वो पॉजिटिव का है और I जो है वो यहाँ पर 1 जो है वो Y जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है जब X पॉजिटिव हो Y नेगेटिव हो तो रिजल्टेंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो 6 और 4 है। इसका मतलब X भी पॉजिटिव Y भी पॉजिटिव जब दोनों ही जमा के हों तो रिजल्टेंट जो है वो लाई करता है, वेक्टर जो है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब 2 पोजीशन वेक्टर बन रहे हैं हमारे पास, एक OP है तो वो ये आ जाएगा, एक OQ है तो वो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। अगर आप गौर करें तो पहला वेक्टर ये वाला जो है मैं इधर ड्रा कर रहा हूँ, दूसरा वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब है जब हम OP को ऐड करेंगे D में तो तब हमारे पास जवाब आएगा वो OQ के बराबर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इधर समझ आई होगी कि ये वेक्टर है OP और ये दूसरा वेक्टर है D। हेड टू टेल रूल क्या कहता है, पहले वेक्टर का सर दूसरे वेक्टर की टेल, और रिजल्टेंट वेक्टर पहले वेक्टर की टेल के साथ टेल मिलेगी और आखिरी के हेड के साथ हेड मिलेगा तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ पर जो फाइंड करना है हमने वो है वर्क डन W फाइंड करना है फ्रॉम दी फिगर। हेड टू टेल रूल अप्लाई किया तो OQ जो है ये वाला वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, बराबर होगा OP जमा PQ और PQ D के बराबर है। तो OQ इज इक्वल टू OP + PQ, OQ इज इक्वल टू OP और PQ की जगह D आ जाएगा। अब D हमने मालूम करना है तो ये वाला जो OP है इधर प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लेंगे। तो देन जो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा D इज इक्वल टू OQ की वैल्यू ये है, ये हमें गिवन है, ये हमने लिख ली, माइनस OP की वैल्यू ये गिवन है। ये कुछ इस तरह से दी हुई थी पॉइंट्स में। तो आपको पता है पोजीशन वेक्टर को, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो हम इस तरह लिखते हैं I और J के साथ, और ये जो OP है वो दी हुई थी इस तरह से, इसका पोजीशन वेक्टर हम इस तरह से लिखते हैं। अब I वाला जो है I वाले में से माइनस होगा, J वाला J वाले में से माइनस होगा, तो जो D की वैल्यू है वो आ जाएगी 6I + 4J - 2I + J।
6i माइनस 2 निकालेंगे तो 4i 4j और प्लस 1j 5j हो जाएगा। एज हमने W मालूम करना है, फोर्स हमें गिवन है, W यहाँ पर वर्क डन है और आपको पता है वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो ये डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम। तो ये F की वैल्यू, ये D की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की। अब आपको पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि जो हमारे पास जो सेम रिज़ल्ट के होते हैं, जो सेम होते हैं, मतलब आई डॉट आई वो बच जाते हैं और जो जे डॉट होते हैं वो बच जाते हैं। इसी तरह के डॉट वाले बचेंगे। तो हम फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और आई डॉट आई जो है वो 1 के बराबर होता है, इसीलिए हमने 12 ही लिख लिया सिर्फ। और जब 3i ने 5j के साथ मल्टीप्लाई होना था तो 15 आई डॉट जे आना था, तो आई डॉट जे 0 हो जाना था, इसीलिए हमने नहीं लिखा। अब इसी तरह जब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना था तो ये भी 0 हो जाना था क्योंकि जे डॉट आई बन रहा था। अब फिर हम इसको 2j को 5j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और जे डॉट जे जो है 1 हो जाएगा। तो 12 प्लस 10 जो है वो 22 यूनिट्स आ जाएगा। तो W इज़ इक्वल टू 22 यूनिट्स, और यूनिट्स यहाँ पर जॉल है, वर्क के यूनिट जॉल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.9, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है। शो दैट, कहता है आपने शो करना है कि एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कहता है ये तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, तो आपने ये शो करना है। अब इनको शो करने का एक हमारे पास तरीका है वेक्टर प्रोडक्ट का। गिवन डाटा हमें गिवन है, लेट कर लिया, पहले वेक्टर को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे वेक्टर को हमने बी का नाम दे दिया और तीसरे वेक्टर को हमने सी का नाम दे दिया। मालूम हमने क्या करना है, शो दैट दीज 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कहता है कि ज़ाहिर करना है हमने कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब सॉल्यूशन में कहता है एज इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट की जगह हम स्केलर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0, देन दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कहता है कि अगर इन वेक्टर्स के जो डॉट प्रोडक्ट हैं वो 0 के बराबर आ जाएं तो तब हम कहेंगे ये तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो ये परपेंडिकुलर है। ये हमने जब डॉट प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो उसमें हमने ये बात देखी थी कि जब हम दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी जब हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका आंसर 0 आता है। तो उधर से हमने ये कंक्लूजन निकाला, ये रिज़ल्ट निकाला, ये नतीजा निकाला कि जब हम दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर शो करना हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, अगर जवाब 0 आ जाए तो हम कह देंगे ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। आप पहले ए डॉट बी ले लेते हैं, ये वेक्टर लिखा हमने डॉट बी वेक्टर, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ गया, जे वाले के साथ तो -3, के वाले के साथ तो 1 आ जाएगा। अब के डॉट के 1 होता है इसीलिए 1 आ गया, जे डॉट जे 1 होना था साथ तो 3 ये आ गया और जे डॉट जे 1 हो गया। इसी तरह आई वाला जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो इसीलिए वो आई जे के जो है वो ख़त्म हो गया। अब 2 आ गया, -3 + 1, 2 और +3, 3 - 3 0। क्वेश्चन नंबर 1, आई डॉट बी इज इक्वल टू 0। उसके बाद बी डॉट सी निकालेंगे तो बी वेक्टर लिखा डॉट सी वेक्टर, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, जे जे के साथ मल्टीप्लाई होगा -3, के वाले के साथ तो -5 आ जाएगा। -5 और -3 जो है वो -8 और +8 0, बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब नेक्स्ट जो है वो सी डॉट ए है, सी का वेक्टर लिखा डॉट ए, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई किया
तो 4 जे वाला जे के साथ 1, के वाला के साथ तो -5, 4 + 1 -5, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। तो सी डॉट ए इज़ इक्वल टू 0। हमने देखा कि तीनों जो क्वेश्चन हैं, ए डॉट बी मालूम किया वो भी 0 आ गया, बी डॉट सी मालूम किया वो भी 0 और सी डॉट ए मालूम किया वो भी 0। तो फ्रॉम अ क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 इट इज़ क्लियर दैट ऑल दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जितने भी वेक्टर आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये 90 का एंगल बना रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.10, गिवन दैट ए वेक्टर गिवन है, उसके बाद बी वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर जो है वो i - 2j + 3k और बी वेक्टर जो है वो 3i - 4k। बी वेक्टर में जे वाला कंपोनेंट जो है वो 0 है। अगर ना गिवन हो तो आप 0j लिख सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। कहते हैं मालूम आपने करनी है लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन। लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, cos a। अब उसने कहा लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो इसका मतलब है ए कॉज हमने मालूम करना है। तो अगर वो बी ऑन ए कहता तो उसका मतलब था बी कॉज मालूम करना था, कॉज थीटा। गिवन डाटा, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। टू फाइंड मालूम क्या करना हमने, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसको हम ए कॉज थीटा भी कहते हैं। सोल्यूशन में एज वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए जो बी है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। अब हमने मालूम क्या करना है, ए कॉस थीटा, तो इसको हम ए कॉस थीटा को अलहदा ब्रैकेट में लिख लेंगे और बी साथ ऐसे ही मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब हमने ए कॉस थीटा मालूम करना है, तो बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। तो ये जो बी है वो वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमें ए डॉट बी चाहिए, तो वो हम मालूम कर लेते हैं। ये वेक्टर लिखा, डॉट बी वेक्टर, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, और जब जे वाले के साथ, यहाँ पर जे 0 है तो वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, और के वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ गया। 3 - 12 - 9, ए डॉट बी जो है वो -9 के बराबर हो जाएगा। नो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे क्योंकि हमें फार्मूले में चाहिए। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम की, आई वाले का स्क्वायर प्लस दरमियान में हमेशा आएगा, और आगे जे वाले का स्क्वायर और फिर के वाले का स्क्वायर आना था। तो यहाँ पर जे वाला जो है वो 0 है, तो के वाले का स्क्वायर आ गया। -4 का स्क्वायर 16 होता है, और 9 + 16 25, और बी की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ बस वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिकम्स ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगी। अब ये है लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है। अब ध्यान रहे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव का सिंबल है वो ये बता रहा है कि आपकी जो प्रोजेक्शन की लेंथ है ए वेक्टर की ऑन बी पर, ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव सिमत में है। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।